हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का आपका टॉपिक है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना है। आज ये हमारा पार्ट 1 है। आज हम परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ज़रूरतमंद हैं इस वीडियो को के माध्यम से अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और आगे की ओर अपने पढ़ाई को ले चलेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए तो मतलब एक एंटीबायोटिक का काम करेगा। तो बिना किसी बकवास के हम आज परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। लिखेंगे कम और ज़्यादा बोलकर आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के ऊपर परमाणु संरचना के ऊपर। इससे पहली बार जो हमारा सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? पहली बार इसकी जानकारी कौन दिए थे? कणाद ऋषि जी दिए थे। कौन दिए थे? कणाद ऋषि। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हमारा हिंदी डाउन है। लिखने में जो कुछ भी गलती हुआ होगा आप अपने स्तर से समझ जाइएगा और अपने फेयर को कॉपी में तैयार करिएगा। यानी परमाणु संरचना के बारे में सर्वप्रथम कहिए या पहली बार कहिए, जानकारी कौन दिए थे? कणाद ऋषि जी ने दिए थे। कौन दिए थे? कणाद ऋषि जी ने दिए थे। अब इनके बाद आते हैं एक जॉन डाल्टन, सेकंड पर्सन। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब बनाए और इन्होंने ही विस्तृत जानकारी दी है। क्या दिए थे? विस्तृत जानकारी। यानी जॉन डाल्टन साहब आए और इन्होंने ही कणाद जी के बाद जो आए और जॉन डाल्टन साहब आए और जॉन डाल्टन साहब ने ही परमाणु संरचना के बारे में एक फुल एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत जानकारी दिए। और परमाणु संरचना के जनक भी हम जॉन डाल्टन साहब को ही बोलते हैं। किनको बोलते हैं? जॉन डाल्टन साहब को ही बोलते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं कि परमाणु संरचना के जनक किसे कहा जाता है। तो उसमें कणाद जी का भी ऑप्शन रहता है और जॉन डाल्टन साहब का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन कणाद जी सही न होकर जॉन डाल्टन साहब हुए, क्योंकि इन्होंने विस्तृत जानकारी दिए थे। आगे की ओर हम चलते हैं। जॉन डाल्टन। अब इसके बाद जॉन डाल्टन साहब ने एटम जो शब्द होता है इन्होंने ही दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि एटम शब्द को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन साहब ने ही एटम शब्द को दिए थे और इन्होंने ही कहा था कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी सर्वप्रथम परमाणु संरचना की जानकारी जो दिए थे वो कणाद जी दिए थे, नॉर्मली लैंग्वेज में दिए थे। फिर कणाद जी के बाद एक जॉन डाल्टन साहब आए, इन्होंने ही विस्तृत जानकारी परमाणु संरचना के बारे में दिए। और परमाणु संरचना का जनक जॉन डाल्टन साहब को ही बोलते हैं और जॉन डाल्टन साहब ने ही एटम शब्द दिए थे और इन्होंने ही बोला था कि इसको हम विभाज्य नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय, यहाँ लिख देते हैं आधुनिक समय में, यानी आधुनिक समय में है इनके सिद्धांत को काट दिया गया, यानी विफल बना दिया गया और कहा गया कि नहीं, हम परमाणु को तोड़ सकते हैं। परमाणु को हम क्या कर सकते हैं? परमाणु को तोड़ सकते हैं। परमाणु विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। यानी जॉन डाल्टन साहब के बात को भी विफल कर दिया गया, यानी परमाणु विभाज्य है। तो किस किस में विभाज्य है? तो हमारा परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन में विभाज्य है, प्रोटॉन में विभाज्य है, न्यूट्रॉन में विभाज्य है, पॉजिट्रॉन में विभाज्य है,
मेसॉन में विभाज्य है, मेसॉन, पाई मेसॉन में विभाज्य है, और एक न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो में भी विभाज्य है। यानी जॉन डाल्टन साहब के बाद जो आधुनिक युग आया उसमें बताया गया कि नहीं, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो किस किस में तोड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, न्यूट्रिनो में तोड़ सकते हैं, पॉजिट्रॉन में तोड़ सकते हैं, पाई मेसॉन में तोड़ सकते हैं, और मेसॉन में तोड़ सकते हैं। यानी आधुनिक समय में भी जॉन डाल्टन के बातों को विफल घोषित कर दिया गया। अब हम इसके बाद आते हैं, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हम डॉट डॉट करके बताए हैं इस वीडियो में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है केंद्र में पाया जाता है, कि इसमें, इसको हम केंद्र बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी का एक नाभिक होता है ना, इसको हम एक केंद्र के तौर पर लेकर चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी परमाणु का ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं इसको केंद्र बोलते हैं, और इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी केंद्र को नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक में रहता कौन कौन है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या होते हैं, बाहर चक्कर लगा रहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं। और इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र को ही नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र को ही नाभिक बोलते हैं। केंद्र में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे चक्कर लगाते रहते हैं। और इस परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही समाहित रहता है। यानी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है हमारा नाभिक में पाया जाता है। और प्रोटॉन, एक मिनट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर सामूहिक रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो मिलाकर सामूहिक रूप से हम बात करते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन के सामूहिक रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप से हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और ये जो है हमारा धनावेशित होता है। नाभिक जो है हमारा क्या होता है, धनावेशित, पॉजिटिव होता है। नाभिक धनावेशित होता है। हमारा नाभिक जो है क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर सामूहिक रूप से, यानी कहा जाए तो न्यूक्लियॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी घूमते रहता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन नहीं बोलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियॉन बोलेंगे। और नाभिक जो है हमेशा धनावेशित होता है। नाभिक में ही संपूर्ण द्रव्यमान पाए जाते हैं। और हम आगे की ओर चलते हैं। अब आता है मौलिक कण। क्या आता है, मौलिक कण। इसी को हम बोलते हैं मूल कण। इसमें दो पाए जाते हैं, एक अस्थाई मौलिक कण
एक अस्थाई मौलिक कण। यानी मौलिक कण और एक अस्थाई मौलिक कण। अब रह गई बात कि मौलिक कण कहते हैं किसको। तो मौलिक कण वैसे कण को कहते हैं जो किसी अन्य कण से निर्माण नहीं हुआ हो। किसी अन्य कण से निर्माण नहीं होने वाले कण को ही हम मौलिक कण बोलते हैं। मौलिक कण उसे कहते हैं, वैसे कण जिसको हम अन्य कण से निर्माण नहीं हुआ हो उसे मौलिक कण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे कण जो अन्य कणों से निर्माण नहीं हुआ हो उसे मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण में दो पाए जाते हैं, अस्थाई मौलिक कण, एक अस्थाई मौलिक कण। तो अस्थाई, अब चलते हैं अस्थाई मौलिक कण में कौन कौन आता है। अस्थाई मौलिक कण में हमारा आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा अस्थाई मौलिक कण में कौन सा आता है? अस्थाई मौलिक कण में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो यहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई मौलिक कण है। तो हम अस्थाई मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आता है अस्थाई मौलिक कण। क्या आता है? अस्थाई मौलिक कण। तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एक मिश्रण। अस्थाई मौलिक कण में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मिश्रण पाया जाता है। तो हमें याद करने वाली बात है कि अस्थाई कण में कौन कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मिश्रण पाए जाते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब इसको हम बनाते हैं फिर से। अब हम चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये सारे जो डॉट डॉट हैं इलेक्ट्रॉन हैं, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसी को हम केंद्र भी बोलते हैं। केंद्र को ही हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक जो है हमेशा धनावेशित होता है। और नाभिक की जो खोज किए थे वो रदरफोर्ड जी किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड जी किए थे। और क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि परमाणु का आकार कैसा है। तो परमाणु का आकार जो है हमारा गोलाकार होता है। कैसा होता है? परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। अब होता है परमाणु त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या। यानी केंद्र से लेकर जो बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होता है उसी को हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। इसको हम एंगस्ट्रम में मापते हैं। क्या में मापते हैं? एंगस्ट्रम। इसको हम एंगस्ट्रम में मापते हैं। और इसका जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होता है उसको हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हम चलते हैं नाभिक की त्रिज्या के ऊपर। हाँ, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होता है इसी को हम बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? नाभिक की त्रिज्या। इसको हम मापते हैं फर्मी में। क्या में मापते हैं? फर्मी में मापते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ तक जो होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या।
परमाणु त्रिज्या, जिसको हम एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परमाणु की त्रिज्या को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो उसको हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, जिसका वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है परमाणु त्रिज्या का। लेकिन अगर उसी को हम नाभिक की बात करते हैं, यानी यहाँ से लेकर, यानी नाभिक से लेकर जो न्यूनतम दूरी होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को नाभिक त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम फर्मी में मापते हैं। इसका वैल्यू जो होता है बाबू 10⁻⁻5 मीटर होता है, यानी एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर होता है। अब एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि परमाणु की त्रिज्या जो है नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1 लाख गुना बड़ा होता है, यानी 10⁵ के मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ 1 मिनट, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना बड़ा होता है, यानी अगर देखा जाए तो 1 लाख गुना यानी 10⁵5 मीटर के बराबर होता है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक। आज हमने पार्ट 1 में परमाणु संरचना के बारे में जानकारी ली, यानी परमाणु संरचना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कनाद ऋषि साहब ने दिए थे। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन साहब ने आए जो विस्तृत जानकारी दिए, इसीलिए इन्हीं को परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। और एटम शब्द की उत्पत्ति जो किए थे जॉन डाल्टन साहब ने किए थे, और इन्होंने ही कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक युग में इनके बातों को काट दिया गया, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, पाइमेसॉन, मेसॉन में तोड़ दिया गया। और परमाणु के अंदर परमाणु के एक केंद्र भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी ने किए थे। और बाहर जो डॉट डॉट आपको इस डायग्राम में बताया इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही न्यूक्लियन बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाता है। उसके बाद हम आते हैं मौलिक कण। मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक कण हम उसे कहते हैं जो अन्य कणों से निर्माण नहीं हुआ, उसी को हम मौलिक कण कहते हैं। इसमें 2 भाग आते हैं, एक अस्थायी मौलिक कण, एक अस्थायी मौलिक कण। अस्थायी मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, और अस्थायी इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन आते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। और इसका पूरा जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है। कहाँ होता है? नाभिक में ही होता है। अब परमाणु की त्रिज्या जो होता है नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना बड़ा होता है, यानी 10⁵5 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या यानी यहाँ नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होता है उसी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, जिसका वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और नाभिक से यहाँ जो पहली कक्षा है, इसके नज़दीकी कक्षा वाला जो जितना दूरी होता है उसी को हम नाभिक की त्रिज्या बोलते हैं। और नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी में मापते हैं, और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻5 मीटर होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा ही कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, और जो कुछ भी इस वीडियो में कमी रहेगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी के साथ आज का आपका पार्ट 1 टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।